हेलो एवरीवन, हियर वी आर विद आवर नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम बायो के +2 क्लास के ट्रिकी टॉपिक्स कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किया था। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम करने जा रहे हैं अपना टॉपिक दैट इज़ पेडिग्री एनालिसिस। जैसे हमारे हिंदूइज्म के अंदर बेसिकली क्या होता है कि मैरिज करने से पहले कुंडली वगैरह मिलाई जाती है कि कंपैटिबिलिटी चेक कर लेते हैं, भाई ये कंपैटिबल है या नहीं। ऐसे ही साइंस के अंदर एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जो टू बी अ कपल है, मतलब दो लोग हैं जो कि फर्दर मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन के अंदर जा रहे हैं। पहले वो अपनी फैमिली ट्री के अंदर चेक कराते हैं कहीं कोई हिडन जेनेटिक बीमारी तो नहीं। अगर दोनों फ्री फ्रॉम अ डिजीज हैं तो उन दोनों का आपस में मैरिज पॉसिबल हो पाता है। ऐसी बायोलॉजिकल टेस्टिंग को नाम दिया जाता है द पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस का जब भी सवाल आता है बेसिकली तो बच्चों के लिए एक फियर फैक्टर रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 प्रोबेबिलिटीज बनती हैं। 4 प्रोबेबिलिटीज यानी कि एक तो हमारे पास हो सकता है कि बीमारी ऑटोजोमल हो, एक बीमारी हो सकता है कि सेक्स लिंक्ड हो, एक हो सकता है कि बीमारी डोमिनेंट हो, और हमारे पास प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो बीमारी एक रिसेसिव बीमारी हो। तो हमारे पास आंसर में कितने तरह की प्रोबेबिलिटीज बनेंगी? हमारे पास 4 तरीके की प्रोबेबिलिटीज बनेंगी। वो बीमारी ऑटोजोमल डोमिनेंट हो सकती है, वो बीमारी ऑटोजोमल रिसेसिव हो सकती है, वो बीमारी एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकती है, वो बीमारी एक्स लिंक्ड यानी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकती है। अगर मैं इसका एक अच्छा खासा स्प्लिट बनाऊं कि बताइए कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, एग्जाम में कितने % चांसेस हैं कौन से के आने के? 60% चांसेस रहेंगे कि आपको जो पेडिग्री दी होगी आपका आंसर वो ऑटोजोमल रिसेसिव ही बनेगा। हमारे पास 30% प्रोबेबिलिटी रहेगी कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी हो सकता है। इसके क्वेश्चन 10 में से 3 बार इसका क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में आता है ऑटोजोमल डोमिनेंट जिसके आने के चांसेस 10% हैं। एक्स लिंक डोमिनेंट का कोई केस हमारी +2 की बायोलॉजी में डिस्कस नहीं होता, तो इसके आने के चांसेस हैं ही नहीं। तो हम जब सॉल्व करेंगे हमें कुछ ट्रिक्स पता होनी चाहिए जिससे हम 30 सेकंड में ये डिसीजन ले पाए। हमें नीट के अंदर ये करना है, हमें थ्योरी के अंदर ये करना है। 30 सेकंड में मैं अपना डिसीजन कैसे बना लूं? तो कुछ रूल्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मेरे पास आएगी ट्रिक नंबर 1। सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो डिजीज है वो ओनली मेल्स में दिख रहा है आपको, वो आपको ओनली फीमेल्स में दिख रहा है, तो वो बीमारी एक एक्स लिंक्ड बीमारी होगी। लेकिन अगर वो बीमारी आपको दोनों जेंडर में दिख रही है, यानी कि 4 मेल्स में 4 फीमेल्स में, तो आपका आंसर जो उसमें होना चाहिए वो ऑटोजोमल होना चाहिए। अभी मैं इसका सेकंड पार्ट नहीं डिस्कस करके गया हूं। ये मेरी पहली ट्रिक रहेगी। जब मुझे ये पता चल गया कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव, फिर मैं जाता हूं अपनी ट्रिक नंबर 2 में। ट्रिक नंबर 2 के अंदर मुझे ये चेक करना है कि बीमारी डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। इसे चेक करने का सिंपलेस्ट तरीका क्या है? आप ये चेक कर लीजिए क्या कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स हूं और उनकी जो प्रोजेनी निकले वो डिजीज्ड निकल आए, तो आपका जो आंसर जाएगा वो रहेगा क्या? रिसेसिव। वो बीमारी रिसेसिव जाएगी। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स भी अफेक्टेड हैं और प्रोजेनी भी अफेक्टेड आ जाए, अफेक्टेड प्रोजेनी, तो आपकी बीमारी डोमिनेंट रहेगी। इसे करने की एक लास्ट ट्रिक क्या रहती है? ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 में भी मैं चेक करूंगा बीमारी डोमिनेंट है या रिसेसिव। अगर जनरेशन स्किप आ रही हो, आपको 3 जनरेशन बना के दे दी, एक में बीमारी है, दूसरी में नहीं है, तीसरी में फिर आ रही है, तो वो बीमारी एक रिसेसिव बीमारी होगी। लेकिन अगर बीमारी आपको हर जनरेशन के अंदर दिखाई दे रही है तो वो बीमारी एक डोमिनेंट बीमारी होगी। एक लास्ट गुरु मंत्र दे रहा हूं इसके अंदर कि आप इसमें फर्दर क्या कर सकते हैं। आप ये देख लेना, अगर बीमारी मेल से फीमेल में जा रही हुई तो वो एक्स लिंक्ड होगा। अगर वो बीमारी फीमेल से मेल में जा रही हुई
तो वो एक्स लिंक्ड ही होगा। इसमें बीमारी सेम जेंडर में चली जाती है। बस इतनी चीजों को याद रखिए, आपके लिए बहुत बड़ा ब्रीदर होगा। इन 3 ट्रिक्स के बेसिस पे आपकी पेडिग्री एनालिसिस बड़े आराम से हो जाएगी। तो ठीक है, हमने एक बहुत ही ट्रिकी टॉपिक किया। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।